एक लड़की अपने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है और नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके मन में एक ख्याल आया। उसने एक सपना देखा। उसका सपना था, उसका ड्रीम था कि वो भारत के बाहर यानी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती थी और उसका वो सपना एक दिन साकार भी हो जाता है। वह भारत को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के विदेशी मुल्क भी चली जाती है और विदेशी मुल्क में जाने के बाद नौकरी करते रहने के दौरान वो एक ऐसा काम वहां पे कर देती है जिस काम को करने के बाद वहां की विदेशी मुल्क की जो अदालत थी, विदेशी मुल्क की जो कोर्ट थी, उस लड़की को सजाए मौत की सजा सुना देती है। मतलब अब उसको फांसी की सजा होने वाली है 31 जनवरी 2025 को। जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो इस बात को लेके जो विदेश का उच्चतम न्यायालय होता है, यूं कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पे वो अपील भी की। अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अपील को, उसके याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता उस लड़की के पास बचा था। वो रास्ता था राष्ट्रपति के दर पर जाकर इस बात की गुहार लगाए कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है। और ठीक वैसा करती भी है वो लड़की। वो राष्ट्रपति के दर पर जाती है और राष्ट्रपति से इस बात का गुहार लगाती है और कहती है, मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं, मुझे जो सजा सुनाई गई है ये गलत है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है जिस वजह से मुझे फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। अंततः राष्ट्रपति भी उसके इस फांसी के सजा को बरकरार रखते हैं या फिर यूं कहें कि उसके याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब निचली अदालत से आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, साक्ष्य उपलब्ध है, एविडेंस उपलब्ध है, इस बेस पे आपको हर हाल में फांसी के फंदे पर पहुंचना ही पड़ेगा। आपको सजाए मौत की जो सजा सुनाई गई है उस सजा को आपको भुगतना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने उस नर्सिंग के स्टूडेंट की, जो कि अपने घर से एक सपना सजा के गई थी कि विदेश में जाके वो नौकरी करेगी, नौकरी करने के बाद अच्छे खासे पैसे अर्न करेगी, लेकिन आखिर उसने ऐसा वहां पे क्या काम कर दिया जिस काम को लेके उसे फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ रहा है। 31 जनवरी 2025 को उसको पूरी तरीके से फांसी के फंदे पर झुला दिया जाएगा। और जैसे ही इस बात की खबर भारत के विदेश मंत्रालय को पहुंची, जैसे ही इस बात की खबर भारत के सरकार तक पहुंची, भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने पूरी तरीके से इस बात का आश्वासन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को, उस बेकसूर लड़की को हम बचा लेंगे। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा उसने बड़ा कृत्य कर दिया जिस वजह से उसको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ रहा है, और वो भी 31 जनवरी 2025 को। अब समय बहुत कम है, महज 20 दिन का समय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है। अगर वो लड़की बेकसूर है तो फिर उसको फांसी के फंदे पर क्यों पहुंचाया जा रहा है? अपने अपराध को गलत साबित करने के लिए जो भी चीजें बन पा रही है, सारे एविडेंस भी वो इकट्ठा कर रही है और यहां तक कि वो कोर्ट में भी इस बात को रख रही है कि मैं पूरी तरीके से बेकसूर हूं। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश की महिला के साथ, इस देश की लड़की के साथ विदेशी मुल्क की कानून, विदेशी मुल्क का अदालत आखिर क्या कर रहा है, जो ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो लड़की निर्दोष है और निर्दोष रहने के बाद भी उस लड़की को फांसी के फंदे तक न सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि एक डेट भी बता दिया गया है, एक डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 31 जनवरी 2025 को उस लड़की को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाएगा। यह सच्ची घटना भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 340 किलोमीटर दूर केरल का ही एक जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम है पालाकाड की रहने वाली एक लड़की निमिषा प्रिया, जो 2008 में नर्सिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की थी। जैसे ही उसके नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होती है, उसको अपने ही जिले में एक जॉब मिल जाता है, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जॉब करने लगती है। 2-3 साल बीतता है, 2008 से लेकर 2011 तक का समय होता है। उस बीच में वो नौकरी करती है उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ दिन रात एक करके वो लड़की मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी अपने भविष्य को संवारने के लिए, ताकि उसका आने वाला भविष्य एक अच्छा भविष्य हो। साल 2011 में उसकी शादी हो जाती है उसके घर वालों के रजामंदी से। शादी होने के बाद वो अपने पति से इस बात के लिए अपनी इच्छा जताती है कि क्यों ना हम लोग विदेश का रुख करें, क्योंकि जब विदेश जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, तो जो पैसा हम यहां कमा रहे हैं इससे ज्यादा अर्निंग हमें विदेश में जाकर हो जाएगा। और वो अपनी इच्छा, वो अपने जज्बात को जाहिर करती है अपने पति देव से, अपने पति से, अपने हस्बैंड से इस बात के लिए जिक्र करती है, क्योंकि तो उसकी आंतरिक इच्छा होती है कि हम लोग विदेश चले जाएं।
उसके पति भी इस बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं और वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और वो लोग वहां से विदेशी मुल्क यमन का रुख करते हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ निमिषा पिरिया और उसके पति यमन की राजधानी सना पहुंच जाते हैं और जब वहां पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद चूंकि उसका जो पति था बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे एक ड्राइवर की नौकरी वहां पे मिल जाती है और वो उसका पति ड्राइवरी करने लगता है और जो उसकी पत्नी निमिषा पिरिया थी उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है। निमिषा पिरिया की अच्छी खासी सैलरी भी थी और उसके सैलरी से ही पूरी तरीके से काम चल रहा था और कुछ पैसे उसके जो पति थे, जो उसके हस्बैंड थे, वो भी वहां पे ड्राइवरी करने के उपरांत कमा रहे थे। इसी बीच 2012 में उन दोनों से एक बेटी जन्म लेती है। जैसे ही एक बेटी आ जाती है इन दोनों के बीच में, तब इन दोनों की जिम्मेवारी थोड़ा सा वहां पे बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि जब छोटी बच्ची होती है तो उसको देख रेख करने के लिए किसी ना किसी के रहने की जरूरत वहां पे होगी। वैसे स्थिति में जो निमिषा पिरिया थी उसका कहना यह होता है कि मैं जॉब करूंगी और अगर हो सके तो आप जॉब छोड़ दीजिए और बच्चे का देखभाल कीजिए। तो देखभाल करने के उद्देश्य से उसने अपने हस्बैंड को वो जॉब छोड़वा दिया। उसके जो पति थे जॉब छोड़ के अपने घर पे ही अपने छोटी सी बच्ची की देखभाल करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच चूंकि सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ निमिषा पिरिया ही थी और उसकी इनकम तो ठीक ठाक थी, लेकिन चूंकि खाने वाले दो और एक छोटी सी बच्ची की भी जिम्मेवारी हो गई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा जो चाहिए था वो उसको हो नहीं पा रहा था। वैसे परिस्थिति में उसके पति ने निमिषा पिरिया से कहा कि निमिषा एक काम करो, बहुत अच्छा यहां पे नहीं चल रहा है सब कुछ, तो हम अपने बेटी को लेकर यहां से चले जाते हैं। क्योंकि तुम जॉब कर रही हो तो तुम यहां पे जॉब करो, सब ठीक ठाक चल ही रहा है। तुम जब अकेले रहोगी ना तो पैसा अच्छा खासा बचेगा और उस पैसे से हम लोग फिर इन फ्यूचर कुछ अच्छा कुछ कर सकते हैं। जब जरूरत होगा, जब कुछ पैसे अर्न हो जाएंगे, तब तुम भी इंडिया चली आना। निमिषा पिरिया उसके इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेती है और उसका हस्बैंड अपने छोटी सी बच्ची को लेके वापस इंडिया, अपने मुल्क, अपने देश केरल में ही जो पालक्काड जिला है वहां पे वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद यमन की राजधानी सना में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गृह युद्ध की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि वहां के जो लोग होते हैं आपस में ही एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को मिटाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो जाते हैं। वहां के जो लोग थे, जो अराजक तत्व के लोग थे, उन लोगों ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया था और वहां की सरकार ने साफ साफ यह निर्देश दे दिया था अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को, अपने विदेश मंत्रालय को, कि किसी भी अदर मुल्क के लोगों का यहां पे प्रवेश वर्जित है और यहां से अगर कोई अदर मुल्क जाना चाहे तो वो भी अभी कुछ दिन तक, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता है, तब तक यहां के भी, यमन के भी लोग किसी अदर मुल्क की ओर रुख नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से जाना और आना दोनों पे वहां की सरकार ने रोक लगा दिया था। हालांकि इस बीच जो निमिषा पिरिया थी वो अपने घर वालों के कांटेक्ट में फोन पे थी, उसके घर वाले भी बराबर कांटेक्ट में रहते थे। इसी बीच क्योंकि वहां का माहौल बिगड़ गया था, वो निमिषा पिरिया चाह रही थी इंडिया की ओर रुख करना, इंडिया जाना चाह रही थी, लेकिन जब वहां के विदेश मंत्रालय ने ही साफ साफ इंडिकेट कर दिया था कि कोई भी यमन से किसी अदर मुल्क नहीं जा सकता है और किसी अदर मुल्क का कोई भी पर्सन यमन नहीं आ सकता है, तो सरकार के निर्देश को पालन करना भी वहां के लोगों की जिम्मेवारी बनती थी और उसी निर्देश को पालन निमिषा पिरिया भी कर रही थी। वो चाह के भी अपने देश, अपने घर, अपने मुल्क इंडिया लौट नहीं पा रही थी। इसी बीच यमन के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम तलाल अब्दो मेहदी था, तलाल अब्दो मेहदी के साथ निमिषा पिरिया की दोस्ती बढ़ जाती है, नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। और मिलने जुलने के दौरान ही तलाल एक प्रपोजल देता है निमिषा पिरिया को कि क्यों ना हम अपना एक हॉस्पिटल यहां पे खोलें और जो भी फाइनेंशियल तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें उस पैसे से पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल चलाएं। क्योंकि यमन गवर्नमेंट का यह सख्त निर्देश था कि कोई भी अपना फॉर्म या फिर कोई मेडिकल या फिर कोई भी क्लिनिक वहां का जो अस्थायी निवासी है वही खोल सकता है, वही चला सकता है। इस बात को भी लेके कहीं ना कहीं निमिषा पिरिया के साथ मजबूरी थी और निमिषा पिरिया को लगा चूंकि ये तलाल अब्दो जो मेहदी है वो लोकल है और वो अगर इन्वॉल्व होगा तो हम लोग पूरी तरीके से उस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल का उसका एक एक्सपीरियंस रहा था, काफी दिन से हॉस्पिटल में एज ए नर्स वो काम कर रही थी, तो उसका एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ उसी फील्ड में था। इसके साथ शायद पैसे की भी कमी थी, पैसे की भी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि पैसे की भी कमी थी, इस वजह से भी निमिषा पिरिया ने हाँ कहा था। फलस्वरूप अप्रैल 2015 में एक अच्छे लेवल का क्लिनिक वहां पे इन दोनों के पार्टनरशिप में खोल दिया जाता है। निमिषा पिरिया भी उस हॉस्पिटल में अपना बेस्ट दे रही थी, पूरी तरीके से वो हॉस्पिटल इन दोनों के देख रेख में काफी कम दिन में काफी अच्छा वो हॉस्पिटल ग्रोथ हो गया था। लेकिन इसी बीच तलाल अब्दो मेहदी को जब लगने लगा
कि सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ चुका है, पैसे अच्छे खासे आने लगे हैं, तब वो पैसे का हेरा फेरी करने लगा। पैसे का जो लेन देन होता उसमें वो बहुत ज्यादा हड़पने की कोशिश करता। वो हेरा फेरी जब करने लगा, निमिषा उसको समझाने की कोशिश कर दी कि तलाल ऐसा है ना कि मेहनत हम भी करते हैं और मेहनत तुम भी करते हो, तो कोशिश ये करें कि जो भी अर्निंग हो, जो भी पैसे हम लोगों का सेविंग हो, उस पैसे को फिर से अपने ही बिजनेस में लगा दें, ताकि आने वाले समय में जो अपना बिजनेस है, जो अपना हॉस्पिटल है, वो आगे और बड़ा हो जाए। और जब बड़ा हो तो सोर्स ऑफ अर्निंग और अच्छे लेवल पे जब डेवलप हो जाएगा, तो फिर हम लोग इस हॉस्पिटल को और आगे लेके जाएंगे। उसका जो प्लान था वो बिजनेस पर्पज से प्लान था, और वो सोच रही थी कि जो भी सेविंग के पैसे हैं उस पैसे को पुनः इसी बिजनेस में लगाया जाए, पुनः इसी हॉस्पिटल में लगाया जाए। लेकिन इस बात को तलाल इग्नोर करता, और न सिर्फ इग्नोर करता बल्कि बार बार उसका यह प्रयास भी रहता कि पैसे का इधर उधर करते रहें, जैसे भी हो जाए पैसे को हम पूरी तरीके से हड़प लें। मतलब उसके मन में एक तरह से यूं कहें कि बेईमानी की भावना आ चुकी थी। जब निमिषा प्रिया इस बात को पूरी तरीके से समझ गई कि अब ये पूरी तरीके से बेईमानी पे ही उतर गया, तब उसके मन में भी उस हॉस्पिटल के प्रति जो ध्यान उसका उस हॉस्पिटल पे पहले था, अब धीरे धीरे उसका ध्यान भी वहां से पीछे हटने लगा। निमिषा प्रिया इस बात को समझ गई कि अब कुछ फायदा नहीं है इसको बोलने से। तब वो धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगी और जो हॉस्पिटल पूरी तरीके से गर्क में जाने लगा। क्योंकि पैसे का हेरा फेरी और हेरा फेरी करने के दौरान जब इन दोनों में बात बढ़ती, तो फिर ये निमिषा प्रिया को मारने पीटने की भी धमकी देता, तमाम तरह की बात बोल के उसको प्रताड़ित करने का काम करता, और उसको साफ साफ कहता कि मैं यहां का अस्थाई हूं, ये हॉस्पिटल मेरे नाम से है, सब कुछ मेरे नाम से है, मैं जब चाहूं जो चाहूं जैसे चाहूं मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो भी फंड लगा हुआ है वो मेरा लगा हुआ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जबकि उस हॉस्पिटल को आगे लेके जाने में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का योगदान था तो वो निमिषा प्रिया का था। वो बार बार इस बात को लेकर निमिषा प्रिया के साथ लड़ाई झगड़ा भी करता, तमाम तरह के अमर्यादित शब्द भी बोलकर प्रताड़ित करने का काम करता, और इस बात की धमकी भी देता कि ये हॉस्पिटल मेरा है, मैं जब चाहूं तो तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। लड़ाई झगड़ा करने के दौरान ही तलाब अब्दो मेहदी को एक बुरी आदत लग गई थी। वो बुरी आदत यह थी कि वो नशीली दवाइयों का, जैसे कि ड्रग्स इत्यादि का वो प्रयोग करने लगा। और जब ड्रग्स इत्यादि का वो प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती वो काफी बदल जाती, और वो उस स्थिति में आकर उस निमिषा प्रिया को अभद्र बात बोलता, वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करता, उसके साथ अश्लील हरकत भी करता, पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठता, और उस स्थिति में आकर इसे उसको मजबूर कर देता उसको उसी हाल में रहने के लिए। यह रिपोर्ट की माने तो निमिषा प्रिया को बदनाम करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रयासरत हो चुका था। जब 2011 ईस्वी में जो शादी हुई थी निमिषा प्रिया की, उस फोटोग्राफ्स को वहां से लेकर जाता है और उसको फोटोशॉप में डाल के उसके फोटोग्राफ के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ करता है, उस फोटोग्राफ्स के साथ अपना फोटो उसमें ऐड करके वो दिखाने की कोशिश करता कि ये लड़की निमिषा प्रिया हमारी पत्नी है। इस बात का दावा वहां के सरकार के पास, वहां के विदेश मंत्रालय के पास भी वो शख्स बार बार करता था। हद तो तब हो गई जब वो नशे की हालत में एक दिन निमिषा प्रिया के रूम पे अपने 5-6 दोस्त के साथ पहुंचता है और उसके साथ अश्लील हरकत करता है, और न सिर्फ अश्लील हरकत करता है बल्कि उसके साथ सामूहिक करने का भी प्रयास करता है। इसी तरह से निमिषा प्रिया खुद को वहां बचाती है, और इसके बाद फिर निमिषा प्रिया ने सोचा कि अब पूरी तरीके से हम फंस चुके हैं, वो बार बार हमें प्रताड़ित ही कर रहा है। वो बार बार ये सोचती कि आखिर क्या किया जाए। जब उस शख्स ने एक दिन मौका पाकर निमिषा प्रिया का पासपोर्ट और वीजा भी अपने कब्जे में ले लिया, पासपोर्ट और वीजा उस शख्स के कब्जे में चला गया, तो निमिषा प्रिया सोचने लगी कि जब पासपोर्ट और वीजा मेरे पास रहेगा नहीं तो हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया कैसे लौट पाएंगे। वो बार बार इस बात को सोचने लगती, पूरी तरीके से वो फंस चुकी थी। इस बीच नशीली दवाइयों का प्रयोग करने का जो आदत था पहले से और ज्यादा उस शख्स के अंदर बढ़ गया, और वो बार बार नशीली दवाई का प्रयोग करता। एक दिन निमिषा प्रिया यही सब बैठ के सोच रही थी कि आखिर क्या किया जाए, हम पूरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। अब मैं यहां से अगर अपने देश, अपने मुल्क इंडिया भी अगर लौटना चाहूं तो मैं चाह के भी लौट नहीं सकती हूं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो यही सोच रही थी, अचानक से ही उसके मन में एक ख्याल आया, ये जो शख्स है ये नशीली दवाई का प्रयोग करता है, क्यों ना नशीली दवाई के प्रयोग करने के दौरान ही उसे एक नशीला इंजेक्शन लगाया जाए, जिस इंजेक्शन को लगने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में पूरी तरीके से चला जाएगा, तब मैं उसके घर में जाऊंगी, और घर जाने के बाद जो भी मेरा पासपोर्ट और वीजा वो रखा होगा, मैं उस पासपोर्ट और वीजा को अपने कब्जे में लेकर जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएंगे, और फिर जितना जल्द हो पाए वहां से अपने देश, अपने घर, अपने बेटी के पास, अपने परिवार के पास, अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा सोच के वो एक ओवरडोज नशीली दवाइयों का तैयार करती है, और ओवरडोज तैयार करने के बाद उस शख्स को वो इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, इस बात की परिकल्पना उस नर्स ने सपने में भी नहीं किया होगा, क्योंकि उस नर्स का ऐसा अनुमान था
कि अगर ओवरडोज भी किसी पर्सन को दिया जाए तो उसकी मौत नहीं हो सकती है, कम से कम वो बेहोशी की हालत में जरूर जाएगा, लेकिन उसकी मौत नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका जो प्लान था, उसका जो प्रयास था, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को बेहोश करना था। लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही वो इंजेक्शन उस शख्स को लगाया गया, वो शख्स कुछ ही देर के बाद उस शख्स की कुछ ही देर के बाद मौत हो गई। जब उस शख्स की मौत हुई, हालांकि इस बात की परिकल्पना नर्स ने किया भी नहीं था कि मेरे इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसका प्रयास सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को बेहोश करना था, न कि उसको मौत के घाट उतारना था। इसके बाद पुलिस 2017 में निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और साफ साफ उसको आरोपी बनाया जाता है। तलाल अब्दो मेहदी के मौत का जिम्मेवार बनाया जाता है। और इसके बाद जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है, जो भी घटनास्थल पे चीजें मिलती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में तत्काल वहां से भेज दिया जाता है और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बेस पे ये साफ साफ एलिगेशन लगा के, सबूत जुटा के कि निमिषा प्रिया ने ही ऐसा किया है। और निमिषा प्रिया ने अपने अपराध को स्वीकार भी किया था और निमिषा प्रिया ने साफ साफ कहा था, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मारना है, इसको बेहोशी की हालत में करके मुझे अपना वीजा और पासपोर्ट लेकर इंडिया निकलना था, अपने घर जाना था। वो साफ साफ वहां के विदेशी पुलिस को ये बात बता देती है, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे पूरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया था। मेरे निजी और मेरे प्राइवेट फोटो को भी उस फोटो के साथ अपना फोटो जोड़कर वहां के विदेश मंत्रालय को, वहां के सरकार को ये कहता कि हम इसके पत्नी हैं। मतलब पूरी तरीके से हमको ये मजबूर कर दिया था। और वीजा, और चूंकि ये वीजा और पासपोर्ट ले चुका था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके। वो साफ साफ इस बात को स्वीकार भी कर लेती है, लेकिन आरोप तो आरोप है। जब एलिगेशन इसके ऊपर लग गया, सारा मामला जब समझ गई पुलिस, इसके बाद 302 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद वहां की जो निचली अदालत है उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। वहां से उस फैसले को वो लड़की उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है और साफ साफ कहती है कि ये था, मैं पूरी तरीके से बेकसूर हूं, मैं मजबूर थी और मजबूरी में आकर मैंने ये काम किया है। तो हमारे ऊपर जो सजा का प्रावधान किया गया है या फिर हमें जो फांसी की सजा सुनाई गई है, आप लोग इसके ऊपर पुनर्विचार करके और मुझे फांसी की सजा से आजाद किया जाए। ये लड़की साफ साफ इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी उसके इस अपील को, उसके इस याचिका को खारिज कर देती है। और खारिज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता उस लड़की के पास बचा था, वो रास्ता था राष्ट्रपति के पास जाकर अपने इस बात को लेकर गुहार लगाना कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है, इस बात के लिए राष्ट्रपति से अपील करना। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या विधि का विधान कहिए, राष्ट्रपति भी उसके इस याचिका पे सुनवाई करने के बजाय उनके राष्ट्रपति भी उसके इस सजा को बरकरार रखते हैं और ये साफ साफ निर्देश देते हैं जो भी निचली अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है उस सजा को कंटिन्यू रखा जाए, बरकरार रखा जाए और हर हाल में इसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है, ये बात जैसे ही भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचता है, भारत की सरकार तक पहुंचता है, तो भारत का विदेश मंत्रालय हो, भारत का सरकार हो, इन लोगों ने भी पूरी तरीके से ये प्रयास करना जारी कर दिया, जो भी हो जाए हर हाल में निमिषा प्रिया को बचाना है, हर हाल में निमिषा प्रिया को फांसी के फंदे पर पहुंचने से रोकना है। अब भारत सरकार इस पूरे प्रक्रम में कैसे काम कर पाती है, भारत की विदेश मंत्रालय इस पूरे प्रक्रम में कैसे काम कर पाती है, क्योंकि यमन के राष्ट्रपति के द्वारा भी उसके इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और यह कहा गया है कि हर हाल में 31 जनवरी 2025 तक इस लड़की को फांसी के फंदे पर पहुंचा ही दिया जाएगा। अब भारत की विदेश मंत्रालय हो, भारत की सरकार हो, मात्र 20 दिन का अभी समय बचा हुआ है और इस 20 दिन के अंदर भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय उस लड़की के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए, उस लड़की की सजा को खत्म करने के लिए आखिर क्या प्रावधान करती है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हालांकि ब्लड मनी की अगर हम बात करें तो ब्लड मनी के माध्यम से भी इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था और अंततः वो कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है और उस मामले में भी कोई ठोस काम नहीं हो पाता है। प्रयास तो किया गया निमिषा के परिवारजनों के द्वारा, निमिषा की मां के द्वारा, निमिषा के हस्बैंड के द्वारा कि ब्लड मनी के माध्यम से भी अगर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जाए तो हम सुलझा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब मामला बैठा नहीं, जब मामला बना नहीं, तो वैसे परिस्थिति में उसकी सजा आज भी बरकरार है। सेव निमिषा नाम से एक क्राउड फंडिंग की भी बात कही गई थी और क्राउड फंडिंग चला भी था, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे पैसे भी डोनेट किया था, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं होने के चलते वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ और अंततः सजा आज भी बरकरार ही है। अब सवाल यह उठता है कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में आखिर एक महिला विदेशी मुल्क में जिस तरीके से विदेश के कानून और अदालत के चक्कर में पड़कर अपना जान गंवाते हुए दिख रही है, उसके लिए भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय क्या सचमुच प्रभावी होगा? और अगर प्रभावी होगा तो कैसे होगा? क्योंकि उस लड़की के पास महज अब 20 दिन का समय बचा हुआ है और इस 20 दिन में क्या भारत की सरकार 100% अपना दे पाती है? भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार क्या यह प्रयास कर पाती है
कि विदेशी मुल्क से यमन के अदालत के द्वारा जो उसको सजा का प्रावधान किया गया है, फांसी के फंदे पर पहुंचने की जो व्यवस्था की गई है, 31 जनवरी 2025 को उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इस बात की घोषणा साफ साफ वहां की निचली अदालत ने किया है, ताकि राष्ट्रपति ने भी उस सजा को कंटिन्यू रखने की बात कही है। तो वैसे परिस्थिति में भारत की विदेश नीति क्या सचमुच प्रभावी होती है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था, आपको बताना भी था। कोई भी शख्स अगर आरोपी है, खास करके 302 का अगर आरोपी है, तो सजा आखिर उसको हुई है, आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है, उस गुनाह को जांच करने की कोशिश की जाए। अगर जो उसने वो कृत्य किया है, उस कृत्य को करने के पीछे अगर कुछ ना कुछ बात दिख रही है, जिस बात से यह पता चले कि ये आरोपी तो जरूर है, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा उसको आरोपी तो जरूर बनाया गया है, लेकिन वो अपराध करने का एक्चुअल कारण क्या है, उसकी मंशा क्या रही है। 302 का अगर उसे आरोपी बनाया गया है, तो आरोप करने के कारणों की जानकारी सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, और अगर सही कारण की जानकारी अगर हो पाती है, तो यह जानने की कोशिश की जाए कि आखिर उस पर्सन का उद्देश्य क्या था। क्या वो पर्सन सही में सामने वाले को मारना चाह रहा था, उसकी जो मंशा थी वो मंशा क्या थी। कोर्ट को चाहिए, पुलिस को चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम को चाहिए, इन सारे बातों को जांच पड़ताल कर ले, और इसके बाद ही आरोपी को सजा का प्रावधान किया जाए, खास करके 302 के मामले में तो और ज्यादा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं कि क्या निमिषा प्रिया दोषी है, और अगर दोषी है तो फिर क्या जो यमन की अदालत उसे सजा सुनाई है ये सही है, और अगर निमिषा प्रिया निर्दोष है तो फिर भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।